हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार लाजवाब होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम पढ़ रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास में। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। ब्रिटेन के अंदर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उसकी स्थापना की। 1717 में बंगाल, बिहार, ओडिशा के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी किसने? फारूक ने। उसके बाद 1726 का ईस्ट इंडिया एक्ट आया, जिसके द्वारा कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति दे दी जाती है। उसके बाद में आता है 1773 का चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसी के द्वारा साथियों बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये बातें हमने 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ी थी। उसके बाद आपका आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पर एक अधिकार था वो समाप्त हो गया था, लेकिन उसमें भी चीन के साथ चाय और अफीम का व्यापार जो है वो बना रहेगा। जो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार पर पूर्ण रूप से 15 वर्षों के लिए एक अधिकार मिला हुआ था, वो यहाँ पर 1813 में समाप्त कर दिया गया था। उसी के साथ 1813 के एक्ट में क्या क्या हुआ कि ईसाई मिशनरी जो है उन्हें भारत में आकर के धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। और इसी के साथ 1813 के ईस्ट इंडिया एक्ट में, चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान बनाया गया था। इतना हम अब से पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज की हमारी जो क्लास है जो साथियों वो शुरू होने वाली है 1833 का चार्टर एक्ट से। 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो इन सभी चार्टर एक्टों में बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? सबसे पहला इसमें परिवर्तन क्या हुआ था कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत पर पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर चुकी है। अब वो भारत में ना सिर्फ व्यापार बल्कि भारत के प्रशासनिक, भारत के राजनीतिक मामले सभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है देख रही है। मतलब अब पूरे भारत पर कंपनी का राज जो है वो स्थापित हो चुका है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आएगा उसके द्वारा सबसे पहला जो कानून बने, सबसे पहला जो चेंजिंग उसके द्वारा साथियों होता है तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और जो प्रथम गवर्नर जनरल है संपूर्ण भारत के वो है विलियम बेंटिक। ये बात भी आप नोट करेंगे। संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। इसी के साथ 1833 में संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद को दिया गया। मतलब अब से पहले जो कानून बना रही थी वो कौन बना रहा था? तो आप कहेंगे कंपनी बना रही थी। अब क्या हुआ? इस एक्ट के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद को दे दिया गया। इस प्रकार बने कानून को अधिनियम कहा जाएगा। अब से पहले जितने भी कानून बन रहे थे उन्हें कहा जाता था विनियम, और अब जो कानून बनेंगे तो उन्हें कहा जाएगा अधिनियम। तो 1833 के द्वारा ये हुआ। अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापार पर एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और प्रशासनिक कार्य दिया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा 1833 में जो एक अधिनियम बनाया गया उसके द्वारा जो कंपनी का जो व्यापार पर एक अधिकार बना हुआ था अभी भी चीन के साथ चाय और अफीम का, तो अब वो भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कंपनी का जो एक अधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त करके कंपनी को भारत का शासन दे दिया गया। अब कंपनी वहां के प्रशासनिक कार्यों को देखेगी, किसको जेल में डालना है, किसको जेल से निकालना है, किस पे मुकदमा लिखना है, किस पे नहीं लिखना, अब ये सब काम कौन देखेगी? कंपनी देखेगी। वहां का प्रशासन पूरा चलाएगी, कहां तक की जमीन अपने नाम करनी है और कहां तक की छोड़नी है। 1834 में इसी अधिनियम के तहत 1834 में एक विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड मैकाले बनाए गए। और इनका क्या काम था कि इसमें कुल 4 सदस्य होते थे जो कानून बनाने का कार्य करेंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 ईस्वी में की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, जिनका काम था भारत के लिए कानून बनाना। इसमें शुरुआती 4 सदस्य थे। ठीक है। उसी के साथ साथियों इसमें एक बड़ा दास प्रथा का उन्मूलन एक्ट 1843 लाकर गवर्नर जनरल एलन बरो ने दास प्रथा को बंद कर दिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही सन 1843 में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम है दास प्रथा उन्मूलन एक्ट 1843।
जिसको जारी किया था उस वक्त के गवर्नर जनरल एलन बैरो ने, जिसके द्वारा भारत में चली आ रही वर्षों पुरानी दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। दास प्रथा क्या थी कि दासों को खरीदा जाता था और फिर उनसे अपने मनमाने तरीके से काम करवाया जाता था। तो ये प्रथा उन्होंने बंद कर दी गई। उसकी जगह ये काम चालू होगा कि अब अगर किसी से भी आप काम करवाते हैं तो उसे उसकी दैनिक मजदूरी दी जाएगी। इतने काम हुए थे आपके 1833 के एक्ट में। अब जल्दी से आप इसकी मोटे मोटे हेडिंग लिख लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लिखिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा और प्रथम गवर्नर जनरल जो है संपूर्ण भारत के वो थे विलियम बेंटिक। संपूर्ण भारत के लिए कानून गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद बनाएगी। इस प्रकार बने कानून को अधिनियम कहा जाएगा। उसके आगे लिखिए, अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापार पर एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और अब कंपनी को प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा सन 1834 में एक विधि आयोग की स्थापना की गई। इस विधि आयोग में कुल 4 सदस्य थे और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो लॉर्ड मैकाले थे। इसके आगे आप लिखेंगे कि दास प्रथा का उन्मूलन एक्ट 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो के द्वारा दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। तो दास प्रथा उन्मूलन एक्ट 1843 में आया था और उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल एलन बरो। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, ना ही समझे हैं तो डिसलाइक कर दें। अब साथियों, इसके बाद हमारा आता है 1853 का चार्टर एक्ट और यही जो चार्टर एक्ट है वही है अंतिम चार्टर एक्ट। इसके बाद कंपनी की तरफ से कोई भी चार्टर एक्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद कंपनी को पूरी तरह से हर काम से हटा दिया जाएगा। इसके बाद भारत में भारतीय शासन अधिनियम चलेगा जिसके तहत भारत का जो सरकारें हैं वो चलाई जाएंगी। इसके बाद साथियों 1853 का चार्टर एक्ट आता है। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हो, सबसे पहले तो इसका जो एक अलग नाम है वो है अंतिम चार्टर एक्ट। तो परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि अंतिम चार्टर एक्ट निम्नलिखित में से कौन से एक्ट को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है 1853। सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया। 1853 के एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उसे अब केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया। मतलब अब उसका विस्तार कर दिया, उसको और बढ़ा दिया गया। अब से पहले जो खाली एक परिषद थी अब उसे केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया। केंद्रीय विधान परिषद के विधायी और कार्यकारिणी कार्य अलग अलग कर दिए गए। मतलब ये जो विधान परिषद है इसमें कानून बनाने वाले अलग हो गए और उन कानून को लागू कराने वाले वो अलग हो गए। इसके साथ ही इसमें सबसे बड़ा जो काम हुआ था, ये वाला पॉइंट आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता के माध्यम से जो भर्ती है वो खोल दी गई। मतलब इस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय भी अब शामिल हो सकते हैं। और सबसे लास्ट जो आपको याद रखना है, तो बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। इसी एक्ट के द्वारा बंगाल में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए जो बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को देखेंगे, क्योंकि बंगाल जो है वो उस टाइम पे सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र था। ठीक है साथियों, तो इतने चेंजिंग 1853 के एक्ट द्वारा हुए थे। अब इन सभी हेडिंग्स को, इन सभी मोटे मोटे प्रावधानों को आप लिख रहे हैं क्योंकि इनसे अलावा परीक्षा में कोई और क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया। केंद्रीय विधान परिषद विधायी और कार्यकारिणी कार्य अलग अलग कर दिए गए। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों को शामिल होने के लिए खुली भर्ती का आयोजन किया गया। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा गया। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चार्टर एक्ट यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद चलेंगे आपके भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम क्या है, तो हम भारत शासन अधिनियम 1858 को पढ़ें उससे पहले थोड़ी सी और बारीकी जान लेते हैं कि आखिर इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत शासन अधिनियम 1858, सिर्फ इतने से पॉइंट में इस पूरे अधिनियम को हम अच्छे से समझ लेंगे। 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। उसके बाद में 1857 में मेरठ से एक क्रांति की शुरुआत हो गई। ये क्रांति इतनी भयानक थी 1857 की क्रांति की, जिससे ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश ताज की जड़ें जो है वो हिल करके रह गई। अब ब्रिटिश क्राउन को ये चिंता हुई कि अगर कंपनी को ही इस तरह से शासन चलाने दिया तो हम भारत से बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ब्रिटिश शासन में उस टाइम पे महारानी थी, महारानी विक्टोरिया।
1858 में महारानी विक्टोरिया, उन्होंने कहा कि अब हमें जो शासन है भारत का वो कंपनी के हाथों से अपने हाथ में लेना पड़ेगा और अब भारत पर जो शासन है अब वो हम सीधा नियंत्रण करेंगे ब्रिटेन से, कंपनी से नियंत्रण नहीं करवाएंगे, नहीं तो कंपनी जो है वो बहुत जल्दी भारत से बाहर हो जाएगी। तो अब महारानी विक्टोरिया ने कहा कि हम एक ऐसा अधिनियम बनाएंगे जिसके द्वारा भारतीयों को थोड़ा सा लुभाने वाले प्रयोजन जो है उसमें देंगे, कुछ अधिकार देंगे, जिससे भारतीय जो है वो क्रांति की तरफ ना बढ़े और वो थोड़े से शांत बैठ जाएं। तो इसमें क्या हुआ, इसके मेन पॉइंट्स आप लिखेंगे और मैं आपको बताता चलूंगा। इसमें क्या हुआ कि भारत का जो शासन है वो कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ताज के पास चला गया। भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत से अब कंपनी का शासन पूर्ण रूप से खत्म हो गया और भारत पर लागू हो गया ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश शासन अब यहाँ पर लागू हो गया। इसका चेंज ये हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का वायसराय कहने लगा। जो गवर्नर जनरल है उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, और जब ये गवर्नर जनरल चल रहे हैं तो इन्हें ही क्या बना दिया गया, वायसराय। गवर्नर जनरल का पद जो था उसे क्या बना दिया, वायसराय। तो भारत के जो प्रथम वायसराय हैं वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग। और इसी के साथ भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल हैं, अगर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान बहुत ही कम लोग देखते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल। तो अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछेंगे तो ये भी कौन है, ये भी लॉर्ड कैनिंग है, क्योंकि उस टाइम पर लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे जिन्हें वायसराय बनाया गया था। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ में भारत में एक गृह सरकार की स्थापना की गई, जिसको चलाने के लिए, जिसकी देखरेख के लिए एक भारत का राज्य सचिव, जिसे कहते थे भारत का राज्य सचिव, भारत सचिव का एक पद जो है वो स्थापित किया गया। ये जो भारत सचिव होते थे, भारत का जो राज्य सचिव है, ये जो है कि ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता था, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल से सीधा भारत पर नजर रखते थे, भारत के प्रशासन पर सीधा नजर रखते थे। तो ये जो गृह सरकार की स्थापना हुई, जिस पर राज्य सचिव या भारत सचिव का पद एक नियुक्त किया गया, जो क्या है कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था। ठीक है, इसके जो पहले भारत सचिव हैं वो एडवर्ड स्टेनली बने 1858 में, और दूसरे जो भारत सचिव वो चार्ल्स वुड बने। ये क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही, ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारत सचिव एडवर्ड स्टेनली और द्वितीय भारत सचिव चार्ल्स वुड बनाए गए। इसी के साथ जो कंपनी का जो शासन था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो 1773 के द्वारा बनाए गए थे व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए, तो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दोनों को समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, इन दोनों को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और सीधा शासन किसका चल दिया। अब जो प्रशासन और व्यापारिक सारे काम है वो अब ब्रिटिश शासन देखेगा, जो राज्य सचिव है वो अब वो देखेगा, वायसराय देखेगा। और इसी के साथ वायसराय को भारत सचिव की हर काम में अनुमति लेनी पड़ेगी। वायसराय अपने आप अपने मन से कोई काम नहीं कर पाएगा, उन्हें हर कानून काम के लिए राज्य सचिव की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये भी इसमें एक प्रावधान लगा देगा। इसी के साथ गृह सरकार की स्थापना हुई। गृह सरकार में टोटल 15 सदस्य एक परिषद बनाई गई। ये जो 15 सदस्य परिषद थी, तो इसका जो वेतन था वो भारत के राजस्व से जाता था। ये बहुत मेन पॉइंट है। जो 15 सदस्य एक परिषद बनाई गई थी गृह सरकार में, उसका जो वेतन था वो कहां से जाता था, तो वो आप कहेंगे कि भारत के राजस्व से वो जाता था। पहली बार विधि विभाग में 50% भारतीय जोड़े गए, जो कि गैर सरकारी होंगे। मतलब जो विधि विभाग है, जो कानून बनाने का जो विभाग है, तो उसमें प्रथम बार 50% भारतीयों को जोड़ा गया। ये जो भारतीय होंगे वो गैर सरकारी होंगे, ये सरकार के आदमी नहीं होंगे। इन्हें मतलब भारतीय लोग अपने द्वारा, जो वायसराय होंगे वो इन्हें नियुक्त करेगा कि किस किस भारतीयों को इसमें जोड़ा जाएगा। और इसकी जो कम से कम संख्या है वो 6 और अधिकतम संख्या 12 रखी गई। जो विधि विभाग है उसमें कम से कम 6 लोग हो सकते हैं और अधिक से अधिक 12 लोग हो सकते हैं, और इनके भी 50% रहेंगे भारतीय। तो जो सर्वप्रथम विधि विभाग बना 1858 में, उसमें 6 सदस्य रखे गए। तो 6 का 50% भारतीय, यानी कि उसमें 3 भारतीय को जोड़ा गया। 3 भारतीय कौन कौन से थे ये आप नोट कर लें, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले थे पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, दूसरे थे बनारस के महाराजा ईश्वरीय प्रसाद नारायण, और तीसरे थे सर दिनकर राव। ये तीनों लोग जो है भारतीय थे, जिन्हें जो है ब्रिटिश विधि विभाग में जोड़ा गया। अब इन तीनों लोगों को ही क्यों जोड़ा गया, पूरे भारत में यही 3 लोग क्यों मिले,
तो इसका मेन रीजन ये है, इसका मेन कारण ये है कि ये जो तीनों लोग हैं वो 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। किसके साथ थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। भारत के साथ ना होकर के इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। इसी वजह से वायसराय ने, क्योंकि उस टाइम पे अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, तो लॉर्ड कैनिंग ये जानते थे कि ये हमारे साथ रहे, तो इसीलिए इन तीनों को इन्होंने अपने विधि विभाग में जोड़ लिया कि हम जो भी कानून बनाएंगे, क्योंकि ये पहले से हमारे साथ है, तो ये भारतीयों का क्या पक्ष लेंगे? हमारा ही पक्ष लेंगे। इसी वजह से इन तीनों को इसमें शामिल किया गया। इसी के साथ 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक बड़ी घोषणा की। 3 नवंबर 1858 को ये जो घोषणा है वो मिंटो पार्क प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ करके सुनाई थी। और इस घोषणा में जो उन्होंने घोषणा की थी, तो उसको सुनकर के भारतीयों ने कहा था कि ये हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। तो इसे क्या उपाधि दी गई थी कि ये हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है, अधिकारों का मैग्ना कार्टा मिलेगा। ये घोषणाएं कौन कौन सी थी? तो इसमें सबसे जो भारतीयों को पसंद आया, तो सबसे पहला तो यही कि विधि विभाग में 50% भारतीय शामिल होंगे, तो इससे इंडियंस जो है वो काफी खुश हुए कि अब हमें अपने हक में जो है कानून बनाने की शक्ति मिलेगी। लेकिन जो 3 लोग शामिल किए वो तो ऐसे शामिल किए थे जो पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही थे, ठीक है। इसके साथ ही आर्थिक समानता प्रदान की गई, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और सांस्कृतिक समानता प्रदान की गई। तो इसी समानताओं को प्रदान करने की वजह से भारतीयों ने इसे अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा था। अब आर्थिक समानता क्या है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो है अब वो यहाँ पर व्यापार कर सकता है अपनी मर्जी से। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी अपनी पार्टी जो है वो बना सकता है, अपनी पार्टी बनाए चुनाव लड़े, किसी को भी चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता जो है वो दे दी गई। सांस्कृतिक समानता की कोई भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार जो है वो कर सकता है, अपने धर्म से जुड़े हुए किसी भी तरह का जो प्रोग्राम है वो कर सकता है। इस तरह की समानता इसमें दी गई थी, जिसकी वजह से इसे जो है भारतीयों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। अब भारत शासन अधिनियम शुरू हो गए हैं, चार्टर एक्ट समाप्त हो गए, कंपनी का जो शासन था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अब चलेगा ब्रिटिश क्राउन का शासन। जो गवर्नर जनरल है उन्हें वायसराय बना दिया गया है। प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग बने हैं। भारत सचिव का एक पद जो नियुक्त किया गया, प्रथम भारत सचिव एडवर्ड स्टैनली और दूसरे जो है वो चार्ल्स वुड बनाए गए। 50% भारतीयों को विधि विभाग में जोड़ा गया। पहले 3 भारतीय जो है पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के महाराजा ईश्वरीय प्रसाद नारायण और तीसरे सर दिनकर राव, ये तीनों लोग ऐसे थे जिन्हें प्रथम बार विधि विभाग में जोड़ा गया था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने 3 नवंबर 1858 को किस जगह पर पढ़कर सुनाया था? ये काफी टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, तो मिंटो पार्क प्रयागराज आप याद रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858 आने के बाद स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल हो गई। तो अब ब्रिटेन महारानी को लगा कि जरूर कुछ ना कुछ आगे भी गड़बड़ी हो सकती है, तो इसीलिए वो लेके आई भारत परिषद अधिनियम 1861। और इस भारत परिषद 1861 के द्वारा क्या हुआ कि जो वायसराय हैं उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। मतलब अब उन्हें इतनी शक्तियां दे दी गई कि वो पूरे भारत पर और आसानी से जो है नियंत्रण कर सके। जैसे भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है कि मंत्रालयों का बंटवारा करना। मतलब अब तक जो है कोई मंत्रालय नहीं था, ठीक है, मंत्रालयों का बंटवारा, तो पोर्टफोलियो प्रणाली है मंत्रालयों का बंटवारा। अब जो वायसराय की जो परिषद है, वायसराय की जो सरकार है, उसमें अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्रालय बनाए जाने की शुरुआत की गई। सबसे पहला तो ये हुआ। दूसरा, वायसराय को ये शक्ति दी गई कि आपातकाल में परिषद की सहमति के बिना ही वायसराय जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आपातकाल स्थिति में जो वायसराय है वो परिषद की सहमति के बिना ही कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जिस अध्यादेश की जो बाउंडेशन है, उसकी जो चलने की लिमिट है वो 6 महीने रहेगी। जैसे आज होता है जब किसी राज्य में शासन नहीं चल पाता है तो वहां पर 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके राज्यपाल के हाथ में शासन चला जाता है 6 महीने तक, तो वही, ठीक है। तो यहीं से जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। वायसराय की शक्ति बढ़ाई गई। वायसराय को क्या किया गया कि आप नए प्रांतों का गठन कर सकते हैं, भारत के अंदर नए प्रांतों का गठन कर सकते हैं। जो आपके पुराने प्रांत हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। आप जब नए प्रांतों का गठन करना है तो पुराने वाले प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन तो करना पड़ेगा, तभी तो इसमें से काट काट के नया प्रांत बनाया जाएगा। ये उन्हें शक्ति दी गई। दूसरा, प्रशासकों की नियुक्ति करना, तो प्रशासकों की नियुक्ति जो है वो वायसराय कर सकते हैं बिना किसी
दबाव के। प्रशासक मतलब जो इन प्रांतों पर अब शासन करेंगे, जो इन प्रांतों के महाराज बनेंगे, उनकी नियुक्ति करना। इसी के साथ बंबई और मद्रास की विधान परिषद को कानून बनाने या उस कानून में संशोधन करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। अब तक ये काम कौन कर रहा था? ये काम कर रही थी वायसराय की परिषद, लेकिन अब बंगाल और मद्रास की विधानसभा को, विधान परिषद को जो है ये वाली शक्ति दे दी गई। इसी से यहाँ पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है कि शक्तियां जो है वो केंद्र में ही निहित न रह करके राज्यों के पास भी अब जाने लग गई। अभी तक केंद्र जो है सारी शक्ति वायसराय के पास थी, लेकिन 1861 के द्वारा इसका विकेंद्रीकरण हुआ। बंबई और मद्रास की विधान परिषद को कानून बनाने की शक्ति और संशोधन करने की शक्ति दी गई। वायसराय प्रांतों में विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। वायसराय को यह भी शक्ति दी गई कि आप प्रांत नए बनाइए, प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कीजिए, प्रशासकों की नियुक्ति कीजिए, उसके साथ साथ आप किस प्रांत में विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और सबसे पहले 1862 में बंगाल प्रांत में, 1862 में बंगाल प्रांत में प्रथम विधान परिषद की गठन किया गया था। तो प्रथम विधान परिषद बंगाल प्रांत में बना था, कब? 1862 में। उसी के साथ कार्यकारिणी में वायसराय के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होते थे। जो वायसराय का जो मंत्रिमंडल एक तरह से कह सकते हैं कार्यकारिणी थी, मतलब कानून नियम कोई भी बना दे लेकिन उन्हें लागू किस तरह से करना है, किस तरह से करवाना है, वो कौन देखता था? कार्यकारिणी। तो जो इन्हीं के पास सारे मंत्रिमंडल, सारे जो मंत्रिमंडल होते थे वो सब इन्हीं के पास होते थे। तो उसमें कुल 5 सदस्य 1861 के द्वारा किए गए। हालांकि इसमें एक छठा सदस्य 1874 में पीडब्ल्यूडी जो है वो जोड़ा गया। पीडब्ल्यूडी मतलब लोक निर्माण विभाग, जो 1874 में बाद में इसमें छठा सदस्य जोड़ा जाएगा। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा इतनी सारी चीजें जो है वो चेंज हुई थी। अब साथियों इसके आगे का जो हमारा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, उसके बाद मार्लिमेंटो सुधार आएगा 1909 में। ये सब चीजें हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। आप ये दोनों क्लासेस जो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी पर पढ़ी हैं, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। कल की जो क्लास होगी हमारी वो इसी पर होगी, और कल हम इससे भारत शासन अधिनियम, जो हमारा अब ब्रिटिश शासन चल रहा है, तो 909 का मार्लिमेंटो सुधार, उसके बाद 1919 में आएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इस तरह के सभी जो अधिनियम है अब हम उन्हें अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपने काफी एंजॉय की होगी, काफी आपको समझ में भी आया होगा। आप इसको रिवाइज करके अगली क्लास में फिर आइएगा। जय हिंद, जय जवान।